सुप्रभात। स्वागत है आपका श्री सुभाष बोस शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय लाडनू की ऑनलाइन क्लासेज में। कक्षा 12 वाणिज्य की लेखा शास्त्री क्लास चल रही है। चैप्टर फर्स्ट है साझेदारी का सामान्य परिचय जो चल रहा था, जिसमें थ्योरेटिकल पोर्शन कर लिया, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर रहे थे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन हो गए थे। आज न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 8 उसकी बात करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप होमवर्क है वो साथ साथ कर रहे हैं, क्योंकि अब और उम्मीद ये भी है कि आप नहीं भी कर रहे। ये इसलिए क्योंकि अभी तक मेरे पास किसी ने अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं की है, या तो आपके पूरी तरह से समझ में आ गया है और या आप कॉपी या किताब खोल के बैठे भी नहीं है। यही उम्मीद करता हूँ कि आप क्वेश्चन मिलाओ, जितना करोगे जितनी मेहनत करोगे उतना फायदा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ रहा हूँ मैं। ABC 3 पार्टनर है जो 3-2-1 अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार हैं। ए ने प्रत्येक माह के प्रारंभ में 2000, बी ने 1500 रुपए प्रत्येक माह के मध्य में तथा सी ने 1000 रुपए प्रत्येक माह के अंत में आहरण किए। उनके आहरण दिए हुए हैं। ए प्रत्येक माह के प्रथम में, ए मध्य, बी मध्य में और सी है वो अंत में कर रहा है। ठीक है। पूंजी व आहरण पर 10% वार्षिक दर से ब्याज चार्ज किया जाता है। सी को 800 रुपए प्रति माह वेतन स्वीकृत किया जाता है, वेतन घटाने के बाद, किंतु सभी तरह का ब्याज चार्ज करने से पूर्व। ध्यान देना, वेतन घटाने के बाद सैलरी काट ली गई है, सैलरी चुका दी गई है। 31 दिसंबर 2016 को लाभ 1,22,150 रुपए था। लाभ अन्य नियोजन खाता, साझेदारों के पूंजी खाते व चालू खाते निम्नलिखित अतिरिक्त सूचनाओं के आधार पर बनाइए। ध्यान देना, प्रश्न में साफ साफ कह दिया है कि साझेदारों के चालू खाते भी हैं। इसका मतलब साझेदार है वो अपनी परिवर्तनशील स्थिर पूंजी विधि के आधार पर खाते रख रहे हैं। अब देखो, साल के शुरू में 1 जनवरी 2016 को ए की पूंजी है 2 लाख, बी की 1.5 लाख और सी की 1 लाख। फिर उन्होंने अतिरिक्त पूंजी लगाई। 1 अप्रैल 2016 को ए ने 50,000, बी ने 30,000। 1 अक्टूबर को सी ने पूंजी निकाली 20,000। ठीक है। चालू खातों के शेष दिए हुए हैं। ए का 12,200, बी का 5,500, ये दोनों तो क्रेडिट शेष है, और सी है उसका 4,100 डेबिट शेष बता रहा है, और लोन है फर्म के पास 40,000 का। ठीक है। तो अब देखो, यहां 2-3 बातें हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आहरण पर ब्याज और पूंजी पर ब्याज की गणना करेंगे। आहरण पर ब्याज है वो औसत अवधि से आएगा, क्योंकि समय अंतराल समान है और राशि भी समान है। पूंजी पर ब्याज है वो गुणनफल विधि से होगा, क्योंकि पूंजी फ्लक्चुएट हो रही है, परिवर्तित हो रही है। ठीक है। तो ये 2 बात समझ में आ गई। तीसरी चीज जो हमने कल बात या पिछले वीडियो में बात की थी, वो यहां पर फर्म ने लोन लिया हुआ है 40,000 का। ठीक है। उस ऋण पर ब्याज के बारे में कोई सूचना नहीं है, ब्याज के बारे में कोई सूचना नहीं है, तो ब्याज तो अपने को लगाना ही होगा। और ये हमने पढ़ा था कि जब ब्याज दिया जाता है, कोई साझेदार है वो ब्याज देता है, तो उस पर ब्याज की दर कितनी होती है, 6% वार्षिक। तो ब्याज है वो लोन है वो ए के द्वारा दिया गया है, तो उस पर 6% वार्षिक दर से ब्याज लगेगा। और जो ऋणों पर ब्याज होता है वो क्या होता है, लाभों पर प्रभार होता है। तो लाभों पर प्रभार है, इसलिए हमें पहले साधारण P&L अकाउंट बनाना होगा, उसके बाद आगे की प्रक्रिया करनी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आहरण पर ब्याज और पूंजी पर ब्याज की गणना करते हैं। तो सबसे पहले आहरण पर ब्याज की गणना। सबसे पहले ए है, ए का आहरण बता रहा है 2,000 रुपए प्रत्येक महीने, तो 2,000 गुणा 12 इसलिए लिखा क्योंकि प्रत्येक महीने करेगा वो। और ब्याज की दर दी गई है 10%, और कब कर रहा है, प्रत्येक माह की प्रथम तारीख को। प्रत्येक माह की प्रथम तारीख को करता है, तो औसत 6.5 महीने का ब्याज लगता है। तो 6.5/100 गुणा 12, दशमलव हटाया तो गुणा में 10, 12 से 12 गए, 10 से ये 10 गए, 2 0 से 2 0, तो 65 और 65 130 0। पहले के आहरण पर ब्याज कितना आ जाएगा, पहले के आहरण पर ब्याज आ जाएगा 1,300 रुपए। ठीक है। दूसरा आहरण है बी का। बी आहरण कितना कर रहा है, बी आहरण कर रहा है 1,500 रुपए। बी आहरण करता है 1,500 रुपए, तो 1,500 गुणा 12 महीने गुणा 10, और वो हर महीने के मध्य में कर रहा है, तो उसकी औसत समयावधि होगी 6 महीने। 100 गुणा 12, तो 12 से 12 डिवाइड हो गए, 1 0 से ये 0 गया, इस 0 से ये 0 गया, 15 छक्के 90, 900 रुपए उसके ब्याज के हो गए। ठीक है। उसके बाद सी की बात करते हैं।
सी का कह रहा है सी 1000 रुपए प्रत्येक माह के अंत में निकालता है, तो सी के हो गए 1000 गुणा 12 महीने के लिए, 10 गुणा 5.5 प्रत्येक माह के अंत में निकालेगा तो 5.5 महीने का ब्याज लगेगा, बट्टे 100 गुणा 12, ये दशमलव हटाया तो यहाँ 10 हो गया, 10 से 10 डिवाइड हो गया, 12 से 12 डिवाइड हो गया, 2 शून्य से 2 शून्य, और 55 को 10 से गुणा किया 550 रुपए। तो ये आ गया इनके आहरणों पर ब्याज। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है पूंजी पर ब्याज। पूंजी है वो फ्लक्चुएट हो रही है, तो अपने को क्या करना होगा, गुणनफल बनाना होगा। तो पूंजी पर ब्याज की गणना, ठीक है, सूत्र लिख देता हूं, गुणनफलों का योग ब्याज दर बट्टे 100 गुणा 12। सबसे पहले ए की बात करते हैं। ए की 1 जनवरी 2016 को पूंजी है 2 लाख रुपए, और पूंजी परिवर्तन हुआ 1 अप्रैल को, तो ये पूंजी कब चली, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने चले, गुणा 3, तो कितने हो गए 6 लाख। उसके बाद उन्होंने अतिरिक्त पूंजी लगाई 50,000, तो अब इनकी पूंजी हो गई 2,50,000, और 2,50,000 है, इसके आगे कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसका मतलब ये पूरी 9 महीने चली। 25 में 225, 1 2 3 4 शून्य, 1 2 3 4 शून्य, तो ये हो गए 22,50,000, और ये हो गए 6 लाख, 22 और 6 28,50,000, इसका गुणनफल हो गया 28,50,000। अब उसके बाद बात करते हैं बी की। बी की प्रारंभिक पूंजी थी 1,50,000, 1,50,000, और वही 3 महीने के लिए, तो ये हो जाएंगे 4,50,000। उसके बाद अतिरिक्त पूंजी लगाई उसने कितनी, 30,000, तो उसकी पूंजी हो गई 1,80,000, ये हो जाएंगे 9 महीने के लिए, 16,20,000, टोटल हो गए 20,70,000। ठीक है, उसके बाद सी की बात करते हैं। सी है उसने लगाए आपके 1 लाख, साल के शुरू में सी ने लगाए 1 लाख, और उसने अगला परिवर्तन किया 1 अक्टूबर को, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी 9 महीने तक उसकी ये पूंजी चली, तो ये हो गए 9 लाख। फिर उसने क्या किया, 20,000 निकाल लिए, 1 अक्टूबर को उसने 20,000 निकाल लिए, उसकी पूंजी हो गई 80,000 रुपए। और कब निकाले उसने, 1 अक्टूबर को, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने चली ये 80,000, तो 8 3 24, 2,40,000, ये टोटल हो गए 11,40,000, इसका गुणनफल हो गया 11,40,000। ठीक है, तो इस तरह से हमने गुणनफल तैयार कर लिया। अब हम इस पर 10% वार्षिक दर से गणना कर लेते हैं। तो पहले ए की ब्याज की गणना हो जाएगी 28,50,000 गुणा ब्याज की दर 10% बट्टे 100 गुणा 12, और कोई चीज तो नहीं है, नहीं है। ठीक है, इसको हल करते हैं, 0 0, ये 0 से ये 0, 12 से 12 2 24, ठीक है, बच गए 45, 12 3 36, 9, 12 7 84, 60, 23,750 रुपए ब्याज के हो गए। ठीक है, उसके बाद बी का देखते हैं। बी का गुणनफल है आपके 20,70,000 गुणा 10 बट्टे 100 गुणा 12, 12 से डिवाइड करते हैं, 12 एकम 12, बच गए 8 और 7 87। ठीक है, 12 7 84, 7 बच गए 30, 12 2 24, 12 5 60, इसके हो गए 17,250। ठीक है, और उसके बाद अगले की बात करते हैं सी की। तो सी का हो जाएगा 11,40,000 गुणा 10 बट्टे
100 गुणा 12, एक 0 से ये 0, इस 0 से ये 0, तो 12 नम्मे 108, बच गए 60, 12 पंजे 60 और 2 0, इसके हो जाएंगे 9,500 रुपए। पूंजी पर ब्याज हो जाएगा 9,500। तो हमने आरण पर ब्याज और पूंजी पर ब्याज की गणना कर ली। अब हम साधारण P&L अकाउंट है वो बना लेते हैं। क्या करते हैं, साधारण P&L अकाउंट है वो बना लेते हैं। तो वर्ष भर का लाभ बता रहा है 1,22,150, तो बाय प्रॉफिट 1,22,150। इसके बाद लोन कितने का है, लोन है 1 जनवरी 2016 को 40,000 का, साल के शुरू में लिया हुआ है 40,000 का लोन, ठीक है। तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन 40,000 गुणा 6/100, 6% ही होगा क्योंकि साझेदार ने दिया है, ब्याज की दर दी हुई नहीं है, तो 6% के हिसाब से, तो 6% के हिसाब से कितना हो जाएगा 2400। अब जो राशि बची वो कहां चली जाएगी, टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। 1,22,150, 1,22,150, 0 5, ठीक है, और 22,150 इसका हो जाएगा आपके 1,19,750, ठीक है, 1,19,750 हो गया। अब लिख देते हैं बाय P&L अकाउंट 1,19,750, 1,19,750 लिख दिया। अब जो जो चीजें लिखनी थी वो लिख देते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ABC, ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 23,750, बी का था 17,250 और सी का था 9,500। तो 0 0 7 और 2 9 10 5 15, 10 7 17 और 3 20, 4 और 1 5, 50,500, ठीक है। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स ABC। इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स हमने देखा, ए का 1,300 रुपए, बी का 900 रुपए और सी का 550। तो 13 और 9 22 5 27, 2750, 2750 हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स, ठीक है। इसके बाद जो लाभ बचा वो लाभ साझेदारों में दे देते हैं। साझेदारों का अनुपात दिया गया आपको लाभ का 3:2:1, तो 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ABC 0 0 5 12 1,22,500, तो प्रॉफिट बच गया आपके पास 0 2 7। आपके पास प्रॉफिट होता है 72,000 प्रॉफिट बचता है। अब 72,000 को 3:2:1 अनुपात में डिवाइड करना है, तो रफली कैलकुलेशन कर लेते हैं। 72,000 गुणा 3/6, 3 2 1 है तो 3 2 5 और 1 6, 12 6 72, 36,000 ए के आ जाएंगे और 2 से 24,000 बी के आ जाएंगे और 12,000 आ जाएंगे सी के हिस्से में। इस तरह से हमने लाभों का बंटवारा कर लिया। यहां तक बात सबके समझ में आ गई होगी। P&L और P&L एप्रोप्रिएशन कोई नया नहीं है, जो पीछे हमने सीखा था वही है, ठीक है। अब बात करते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट की। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट है वो स्थिर पूंजी विधि से है, तो कैपिटल में जो परिवर्तन हो रहे हैं, पूंजी में जो परिवर्तन हो रहे हैं, केवल इसी में दिखाएंगे। तो बाय बैलेंस BD, ए की पूंजी थी 2 लाख और बी की पूंजी थी 1,50,000 और सी की पूंजी थी 1 लाख। ये तो थी वर्ष के प्रारंभ में।
अब मीनवाइल द ईयर, साल के दौरान उन्होंने क्या किया, पूंजी में परिवर्तन किया। ए और बी ने तो अतिरिक्त पूंजी लगाई, तो बाय बैंक अकाउंट ए ने लगाए 50,000 और बी ने लगाए 30,000। जबकि सी है उसने 1 अक्टूबर को पूंजी निकाल ली थी, तो टू बैंक अकाउंट उसने कितने निकाले थे, 20,000 रुपए निकाले थे, तो सी के आ जाएंगे 20,000। अब टू बैलेंस सीडी, ए का बैलेंस सीडी रह जाएगा 2,50,000, क्योंकि इसका टोटल कितना होता है 2,50,000। बी का 1,80,000, तो बी का बैलेंस भी रह जाएगा 1,80,000। अकाउंट टोटल 180, इसका 2,50,000। सी का अकाउंट टोटल होता है 1 लाख और बैलेंस रह जाएगा 80,000, क्योंकि 20,000 उसने विड्रॉल कर ली, अपनी पूंजी है वो निकाल ली। तो इस तरह से पार्टनर कैपिटल अकाउंट तैयार हो गया। अब बनाना अपने को सिंपल सा पार्टनर करंट अकाउंट। तो पार्टनर करंट अकाउंट देखो, पार्टनर अकाउंट करंट अकाउंट में वही है एबीसी, तो बाय बैलेंस बीडी और टू बैलेंस बीडी। तो जो पार्टनर है जिनका जमा पक्ष में शेष चल रहा है उनका जमा पक्ष में लिख देंगे, और जिनका नाम पक्ष में उनका नाम पक्ष में। ए और बी का जमा पक्ष में 12,200 और बी का है 5,500, और सी है उसका नाम पक्ष में है 4,100, तो सी का आ जाएगा 4,100। ये कहीं नहीं प्रश्न में दिया हुआ है कौन क्रेडिट बैलेंस बता रहा है कौन डेबिट बैलेंस बता रहा है। अब जो जो प्रावधान करने से रह गए थे वो लिख देते हैं। सबसे पहले अपने क्या रह गया था, सबसे पहले रह गया था सैलरी। सैलरी किसको देनी थी, सी को सैलरी देनी थी। सी को सैलरी कितनी थी, सी को सैलरी थी 800 रुपए प्रति माह। ध्यान देना, सी को सैलरी करंट अकाउंट में लिखेंगे, पी&एल अकाउंट में नहीं लिखी थी। क्यों नहीं लिखी, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है वेतन घटाने के बाद जो लाभ बचा था उसके लिए, इसलिए यहां नहीं लिखेंगे, केवल यहां। तो बाय सैलरीज 800 गुणा 12 9,600 बी की सैलरी होगी। अगला प्रावधान क्या है, अगले प्रावधान में कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो हमने कैलकुलेट कर रखा है वो लिख दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने देखा था 23,750, तो ए के थे 23,750, बी के थे 17,250 और सी के थे 9,500। ठीक है, आरण पर ब्याज और आरण दोनों ही थे, तो टू ड्राविंग्स ए 2,000 रुपए 12 महीने के लिए निकालता है, तो उसका ड्राविंग्स हो गया 24,000। बी है वो 1,500 रुपए 12 महीने के निकालता है, तो उसके हो गए 18,000। और सी है वो 1,000 रुपए हर महीने निकाला, तो उसका ड्राविंग्स हो गया 12,000। उसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स हमने कैलकुलेट कर रखा है। ए का तो था 1,300 रुपए, बी का था 900 रुपए और सी का था 550 रुपए, यानी 550 रुपए। ठीक है, हो गया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया। पी&एल एप्रोप्रिएशन पे जो प्रॉफिट था वो लिख देते हैं बाय पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 36,000 तो थे ए के, बी के थे 24,000 और सी के थे 12,000। इस तरह से हमने प्रॉफिट लिख दिया। अब प्रश्न एक बार फिर देख लेते हैं कि कहीं कोई समायोजन छूट तो ना गया हो। एबीसी है, उनका आर 3:1 अनुपात लाभ बंटवारा अनुपात है। आरण दिए गए हैं, ए के 2,000, बी के 1,500 और सी के 1,000। इनका हमने हिसाब कर दिया यहां भी और वहां भी। उसके बाद आरण और पूंजी पर 10% ब्याज सी दर से ब्याज, पूंजी पर ब्याज भी कैलकुलेट कर लिया और लिख भी दिया। सी को 800 रुपए प्रतिमाह वेतन दिया गया था, सी को सैलरी दे दी हमने। ठीक है, लाभ है 1,22,150, उनमें से आरण पर ब्याज था, सॉरी ए का ऋण था, उस ऋण पर ब्याज देना था, तो ए के लोन पे ब्याज दे दिया और ये सब हिसाब कर दिया।
ठीक है, आई थिंक अब कुछ नहीं बचा। अब हम करते हैं बैलेंस CD, टू बैलेंस CD। इसका हो जाएगा 0, 5, 7 और 2 9, 6 3 9, 9 2 11, 3 2 5 और 1 6 और 1 7, 71,950 अकाउंट टोटल होगी इसकी एक ही 71,950। बैलेंस रह जाएगा 0, 5, 3 और 6 9, 4 और 1 5, 5 और 6 11 हासिल 1 2 और 1 3 3 1 4, 46,650। उसके बाद बी की बात करते हैं। 0, 5, 5 और 2 7, 5 और 7 12, 4 16, 2 और 1 3 3 और 1 4, 46,750 इसकी अकाउंट टोटल होती है। 46,750। बैलेंस देख लेते हैं। 0, 5, 9 और 8 17 हासिल 1 8 1 9, 9 और 7 16 2, 27,850 इसका हिसाब हो जाएगा। 27,850। इसी तरह इसका देखते हैं। सी का 0 0, 9 6 और 5 11, 9 और 1 10, 10 9 19, 19 20 21 हासिल 2, 31,100 इसका हिसाब होता है। 31,100। बैलेंस देख लेते हैं। 0 5 5 10 की 0 हासिल 1, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 4 11 हासिल 1, 4 और 1 5, 5 2 7, 7 और 4 11 इसका हिसाब हो जाता है हासिल 1 1 और 1 2, 2 और 1 3, 14,450। इस तरह से पार्टनर करंट अकाउंट का ये बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया? एक बार फिर बता देता हूं। 3 साझेदार है ABC जिनका अनुपात है 3 2 1 लाभ हानि अनुपात। तीनों ने आरण की राशि और समय दोनों समान थे। हर महीने पहली तारीख को कर रहा था। A 2000 से आरण, B 1500 से और C 1000 से। ठीक है, उनके पूंजी अनुपात थे पूंजी खाते थे वो स्थिर पूंजी विधि थी। साल के शुरू में उनकी 2 लाख, 1.5 लाख और 1 लाख पूंजी थी। A ने 3 महीने बाद 50,000 और लगाए, B ने 30,000 लगाए, C ने 9 महीने बाद 20,000 निकाल लिए, गुणनफल बना लिया। ठीक है, A ने फर्म को लोन दिया था तो A के फर्म के लोन पर क्या होगा? 6% वार्षिक दर से ब्याज लगेगा। जो लाभ और प्रभार होगा, लाभ और प्रभार है तो वो P&L अकाउंट में जाएगा। P&L प्रॉफिट दिया हुआ था अपने को 1,22,150। C को सैलरी देनी थी, वो सैलरी लाभों में से काट ली गई, इसलिए दोबारा यहाँ नहीं लिखी गई, ना यहाँ लिखी गई, केवल उसके करंट अकाउंट में आई। तो इस तरह से P&L अकाउंट बनाया। जो प्रॉफिट बचा इसमें हमने P&L एप्रोप्रिएशन, पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट बनाए। इस तरह से क्वेश्चन संख्या 8 है आपकी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में। आज हमने वो की। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो वही बात शेयर कर लेना, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दी जाएगी। इसके बाद आगे के जो क्वेश्चंस है आपको होमवर्क में क्वेश्चन देता हूं। कल मैंने क्वेश्चन नंबर 14 जो अंतिम क्वेश्चन था वो करने के लिए दिया था। आप कोशिश करना क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है वो करने की कोशिश करना। सतीश, नितिन, अजय स्थिर पूंजी क्रमशः 1,75,000 75,000 के साथ साझेदार है। उनकी पूंजी कैसी है? स्थिर है। उनके चालू खाते का शेष 5,000 क्रेडिट सतीश का, नितिन का 4,000 क्रेडिट और अजय का 2,500 डेबिट। जैसे इस तरह से दिया गया है, 2 का क्रेडिट और 1 का डेबिट। ठीक है, आगे सूचना है पूंजी पर 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज। पूंजी देखो स्थिर है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, ब्याज देना है। नितिन अपने भवन को फर्म को देने के लिए 500 रुपए प्रति माह किराया पाने का अधिकारी है। कल पिछले वीडियो में सेम ऐसा समायोजन किया था कि एक साझेदार है, वो साझेदारी फर्म उस साझेदार के भवन में चल रही है तो वो किराया प्राप्त करेगा। तो वो किराया कहां जाएगा? P&L अकाउंट में। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन था। अजय को 1,000 रुपए प्रति माह वेतन पाने का अधिकार है। अजय को 1,000 रुपए सैलरी मिलेगी हर महीने। फर्म के लाभों का वितरण इस प्रकार किया जाएगा। प्रथम 20,000 उनके पूंजी अनुपात में। अब जो P&L एप्रोप्रिएशन में जो ये प्रॉफिट बचेगा, इस प्रॉफिट में से पहले 20,000 है वो उनके पूंजी अनुपात में। पूंजी अनुपात होगा उनका 4-3-3। पूंजी अनुपात होगा 4-3-3। ठीक है, पूंजी अनुपात में अगले 20,000 2-2-1 अनुपात में। फिर इस लाभ में से 20,000 उठा लेना, वो 2-2-1 अनुपात में बांट देना
और शेष जो लाभ बचता है वो तीनों में बराबर बांटना है। ऐसा हमने क्वेश्चन किया था, पहला और दूसरा क्वेश्चन किया था उसी तरह से। समायोजन से पूर्व वर्ष का लाभ 85,500 रुपए था, साल भर का लाभ है वो 85,500 रुपए बता रहा है। लाभ और नियोजन खाता, साझेदार के पूंजी खाते और चालू खाते बनाने हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले P&L अकाउंट बनाना है, उसमें किराया लिख देना है, समझ में आ गई बात। किराया लिखने के बाद जो लाभ बचता है वो P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना है, फिर P&L एप्रोप्रिएशन में पूंजी पर ब्याज वो देना है, ठीक है। अगर आरण किए हुए, आई थिंक आरण नहीं है इस क्वेश्चन में, हाँ आरण नहीं है, तो पूंजी पर ब्याज देना है और अजय की सैलरी है वो देनी है, बस और कुछ नहीं है। उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है उसके तीन टुकड़े करने हैं, उन 3 टुकड़ों में 20,000 20,000 और शेष। तो पहले 20,000 पूंजी अनुपात में, दूसरे 20,000 2-2-1 अनुपात में, और बची हुई राशि है वो समान देनी है। इस तरह से P&L अकाउंट बन जाएगा। पार्टनर कैपिटल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो बैलेंस CD है 1,75,000 वही बैलेंस BD है वही बैलेंस CD रह जाएगा, क्योंकि कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पार्टनर करंट अकाउंट में 2 का तो बैलेंस CR में आ जाएगा, 1 का बैलेंस चला जाएगा DR में। फिर सैलरी थी वो सैलरी दे देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो आ जाएगा, और P&L पर जो प्रॉफिट था वो आ जाएगा। ड्राविंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स है नहीं, बैलेंस CD आ जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में खुद से करना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। बात आगे समझ में? ये क्वेश्चन आपको करना है, प्रॉब्लम फेस हो तो शेयर करनी है, प्रॉब्लम सोल्व कर दी जाएगी। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।